हेलो स्टूडेंट्स, सोशल भी सविता में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और ये हम क्लास 6 के जो हमारा एनसीईआरटी सीरीज है, आज हमारा चैप्टर 4 है और हमने चैप्टर 3 तक कर लिया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आपने नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिएगा। और हमने अच्छे से कराया, अभ्यास प्रश्न भी कराया, कुछ पाठगत प्रश्न, पाठ के अंदर जो प्रश्न है उसे भी कराया। अब हम अपना 4th चैप्टर कर रहे हैं, जो हमारा क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी बुक। पहले तो 3 बुक हुआ करती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब हमारा एक ही बुक हो गया है। चैप्टर के नाम है इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। अब हम चलिए अपना देखते हैं चैप्टर। देखिए इतिहास के क्या क्या स्रोत है। इस तरह से यहाँ पिक्चर भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं। अभी हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। देखिए अभ्यास के प्रश्न करेंगे और जो आपके पीछे बुक के दिया हुआ सबसे लास्ट में प्रयोजन कार्य या क्रियाकलाप या अभ्यास के, उसके बाद हम कुछ पाठगत प्रश्न करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न पहला है, एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोत का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। परियोजना के लिए अपने शिक्षक के मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। मतलब अपने शिक्षक से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब आंसर देखिए, पुराने तस्वीरों, दस्तावेजों और परिवार की कहानियों का उपयोग करके मैंने अपने परिवार का इतिहास खोजा। मतलब आप भी अपने घर में अपने मम्मी डैडी या दादा दादी से अपने घर का हिस्ट्री, इतिहास पूछ सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे। इस तरह से आप भी अपने आप से भी लिख सकते हैं। परिचय, इस परियोजना के अंतर्गत अपने गांव और परिवार के इतिहास को जानने की कोशिश की। इस परियोजना में मैं अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने और लिखने का प्रयास करूंगा या करूंगी। मैं अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करके और पुराने दस्तावेजों और चित्र का उपयोग करके जानकारी इकट्ठा करूंगा। आप लिख सकते हैं, करूंगी भी लड़कियां तो लिख सकती हैं। अब गांव का नाम और स्थिति, जैसे मैंने लिखा है तो उस तरह से आप भी लिख सकते हैं कि मेरा गांव दुर्गापुर उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है। तो आपका भी जो गांव होगा वो अपना लिख सकते हैं कि आपके गांव कहाँ पे है और कहाँ पे स्थित है। तो उस तरह से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा और हम ऊपर करते हैं इसे। अब देखिए हमने गांव के नाम भी पढ़ लिया, परिचय भी। अब गांव परिवार का इतिहास, मेरा परिवार कई पीढ़ियों से इसी शहर में रहता आया है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि हमारे परिवार की जड़ें इस शहर में बहुत गहरी है। हमारे परिवार में हमेशा से ही शिक्षा और संस्कृति को महत्व दिया है। मेरे दादाजी खेती के साथ साथ गांव के स्कूल में अध्यापक भी थे। उन्होंने गांव के में शिक्षा के महत्व को फैलाया। और मेरे पिताजी अभी भी खेती करते हैं, लेकिन साथ ही आधुनिक तकनीकी का उपयोग भी करते हैं, जैसे मोबाइल, आधुनिक कृषि तकनीकी, ट्रैक्टर का उपयोग करके मतलब भी करते हैं। तो आप अपने घर का इतिहास, कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके दादाजी क्या करते थे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा मैं इसे ऊपर और करती हूँ। अब हम स्रोत देखेंगे। ये स्रोत, मैंने अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए निम्नलिखित स्रोत उपयोग किए हैं। जैसे परिवार के बुजुर्गों की कहानियों का अनुभव, मतलब मैंने अपने घर के बुजुर्गों से पूछा तो उनका अनुभव, पुराने दस्तावेज और पत्र, परिवार के चित्र और एल्बम से हमें पता चला कि लोग, जैसे हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ घूमने गए हैं, क्या कार्य करें, उससे भी निष्कर्ष। इस परियोजना के माध्यम से मैंने अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने और लिखने का अवसर प्राप्त किया। मुझे उम्मीद है कि यह परियोजना मेरे परिवार के इतिहास को संक्षिप्त करने में मदद करेगी और आने वाले संरक्षित करने में मदद करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगी। तो इस तरह से आप भी अपने परिवार के इतिहास लिख सकते हैं अपने भाषा में, अपने शब्दों में। अब चलिए हम सेकंड प्रश्न करते हैं। क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थ कारण दीजिए। मतलब हम क्या इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? चलिए अब हम देखते हैं आंसर। हाँ, इतिहासकारों की तुलना जासूसों से की जा सकती है, क्योंकि दोनों की, देखिए, कि खोज के सत्य, मतलब दोनों का एक ही है मकसद है कि सत्य उजागर करना, कार्य करना।
पहला है सूचनाओं की खोज, जासूस अपराध से जुड़े सुराग ढूंढता है, जबकि इतिहासकार अतीत के प्रमाण की जांच करते हैं। परमाणु का विश्लेषण, ये देखिए यहाँ से पॉइंट ऐसे देख सकते हैं, पॉइंट यहाँ दिया है। परमाणु का विश्लेषण दोनों ही झूठे और सच्चे तथ्यों को परख कर निष्कर्ष निकालते हैं। जासूस और इतिहासकार दोनों ही सच और झूठ, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, दोनों ही अच्छे से जान लेते हैं, तब निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। कारणों की खोज, जासूस अपराध के पीछे की मंशा पता लगाते हैं जो जासूस होते हैं, लेकिन इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के कारण का पड़ताल करता है। अब गोपनीय सच्चाई उजागर करना, दोनों छिपी या भूली हुई जानकारी को सामने लाते हैं कि जो छुपी हुई जानकारी होती है उसे ढूंढ निकालते हैं। पांचवा, निष्कर्ष तक पहुंचना, अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारियों को जोड़कर तार्किक निष्कर्ष निकालते हैं कि हालांकि जासूस वर्तमान की घटनाओं पर काम करते हैं, जबकि इतिहासकार जो होते हैं अतीत की पड़ताल करता है। इस तरह इतिहासकार और अतीत को जासूस कहा जाता है। जैसे जो इतिहासकार होते हैं कि पहले घटनाएं क्या घटित हुई थी, और जो जासूस होते हैं अभी के जो वर्तमान में हमारे चल रही हैं उसको निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तिथियां के कुछ अभ्यास है, और ये देखिए यहाँ प्रश्न है, समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को काल क्रम अनुसार लगाइए। अब देखिए यहाँ तिथि दिया हुआ है और इसके हमें काल क्रम अनुसार हमें क्या करना है, इन्हें हमें लगाना है। अब कैसे हम लगा सकते हैं, देखो यहाँ मैंने नीचे आंसर में ये देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। इस तिथियों को हमने कल पहले हम लगाएंगे यहाँ 1900 ईसा पूर्व, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ देखिए यहाँ दिया है कि 1900 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और उसके बाद हम लगाएंगे ये सेकेंड हमारा ये हो जाएगा, और थर्ड हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्थ, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिफ्थ, और हमारा फिफ्थ हो गया, और यहाँ हमारा हो जाएगा ये सिक्स, और ये हो गया हमारा सेवेंथ। तो देखिए मैंने नीचे ऐसे काल अनुसार लगा दिया है, तो इस तरह से आप भी लगा करके आंसर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। अब थोड़ा हम और ऊपर चलते हैं। यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी में से था। उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ। यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था। उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात था। अभी देखिए आप दिख रहे हैं कि स, और तो स मतलब होता है कि सामान्य जो होता है समान संवाद पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। यह हो गया आपके यहाँ, इसके मतलब हो गया कि समान संवाद पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तब ये देखिए यहाँ आंसर देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब इसके जन्म से पहले। थोड़ा मैं इसे और ऊपर करूं तब समझा पाऊंगे आपको। तो देखिए 320 हो गया, और ये देखिए किसी भी वर्ष को शताब्दी निकालने के लिए, शताब्दी 100 के कहते हैं, 100 वर्ष की शताब्दी कहते हैं, 1000 के सहस्त्राब्दी कहते हैं। तो 100 से विभाजित करके एक जोड़ दिया जाता है। तो अब देखिए 320 ईसा पूर्व को हमने 100 से भाग दे करके 32, मतलब उत्तर हो गया कि सम्राट चंद्रगुप्त का संबंध कब का है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से था। और गौतम बुद्ध के जन्म जो था कितने का हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और चंद्रगुप्त का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था। अंतर तो दोनों में से जो ज़्यादा है उसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 243 वर्ष
तो यहाँ देख सकते हैं आंसर कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म गौतम बुद्ध के जन्म से 243 वर्ष बाद हुआ था। अब आ गया, देखिए यहाँ पूरा कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया है। अब इसी में थर्ड में ही हमें और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये देखिए, झांसी की रानी का जन्म 1828 सम्मान में हुआ था, तो उनका संबंध किस शताब्दी से था? उनका जन्म भारत का स्वतंत्रता से कितने पूर्व बाद हुआ? कितने वर्ष पूर्व हुआ, मतलब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये देखिए, किसी भी वर्ष की शताब्दी निकालने के लिए वर्ष को 100 से विभाजित करके एक जोड़ दिया, अभी मैंने बताया आपको। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिर वही प्रक्रिया 1828 कर दीजिए और फिर 18.28 मतलब 18.28 हो गया। तथा झांसी की रानी कितना 19वीं शताब्दी से संबंध था। भारत का स्वतंत्रता जो था 1947 में हुआ था, मिली थी हमें, और झांसी की रानी का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। तो अंतर अब तो 1947 में 1828 माइनस कर दीजिए और 119 वर्ष हो जाएगा। तो अतः झांसी की रानी का जन्म भारत के स्वतंत्रता से 119 वर्ष पूर्व हुआ था। इस तरह से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए इसी में और भी थोड़ा क्वेश्चन है, थर्ड में ही, ये सारे थर्ड में ही अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखिए, वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। अब यहाँ दिया हुआ है, देखिए 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। अब यदि हम वर्तमान वर्ष में 2025 में हैं, सामान्य समान मानते हैं, तो 12,000 वर्ष पूर्व की तिथियां निकालने के लिए हमें 2025 में से इसे माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए 9976। तो ऋण वर्ष ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म को पूर्व को दर्शाता है, इसलिए 12 वर्ष पूर्व का तिथिकरण होगा। तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया कि ईसा मसीह के 9,976 हो गया, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हो गया। अब हमारा देखिए अगला प्रश्न हो गया, किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए और संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारियां जुटा लीजिए। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियां तैयार कीजिए। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए और उस भ्रमण से जुटी स्मृतियों को, रोचक बातों को, घटनाओं को रेखांकित कीजिए। मतलब मान लीजिए कि आपकी छुट्टियां पड़ी हुई है स्कूल की और आप कहीं घूमने गए हुए हैं भ्रमण के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखा उसके आप कुछ पिक्चर निकाल लीजिए, कुछ वहाँ की स्टोरी या कुछ क्या क्या देखा, क्या क्या वहाँ चीज़ें थी, उस पर आप एक निबंध लिख सकते हैं। चलिए अब आंसर मैं करा रही हूँ। अब यहाँ से हम आंसर देखते हैं। संग्रहालय भ्रमण की योजना है। संग्रहालय का नाम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, स्थान नई दिल्ली। भ्रमण की तिथि मान लीजिए आप जिस दिन गए हैं घूमने के लिए 10 जून 2025। भ्रमण का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासतों को जानने, समझना और महसूस करना। मतलब आप घूमने गए हैं तो वहाँ जानेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। प्रदर्शनियों की जानकारी, मतलब जो वहाँ आपको देखने के लिए में प्रदर्शनी लगा हुआ, तो पूर्व जानकारी। पॉइंट पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास अनुभाग, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल की मूर्तियां और बर्तन। मध्यकालीन भारत अनुभाग, मुगल काल और तलवारों, चित्रकला, शिलालेख देखने को मिला आपको। थर्ड में आधुनिक भारत अनुभाग, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वस्तुएं जैसे गांधी जी के चित्र, पुराने दस्तावेज, पत्र। फोर्थ पॉइंट है लोक संस्कृति अनुभाग, उत्तर प्रदेश की लोक कलाएं, पहनावा, गीत, लोकगीत और वाद्य यंत्र जो भी होते थे। फिफ्थ है प्राकृतिक इतिहास अनुभाग, वन जीवों के मॉडल, पक्षियों और जीव जंतुओं की जानकारियां। ये सारी चीजें हमें वहां से क्या है, जानकारियां। अब ये देखिए यहाँ पे भ्रमण के दौरान टिप्पणियां। पहला है सिंधु घाटी की मिट्टी की मूर्ति
यहाँ बहुत सुंदर और सजीव लग रही थी, मतलब जो वहाँ मूर्तियाँ लगी थी वो बिल्कुल लग रही थी कि जीवित जैसा सजीव। एक दीवार पर अशोक के शिलालेख की देखकर इतिहास के जीवित हो उठे, मतलब हमें लगा कि इतिहास सच में ऐसा ही है। मुगल तलवारों की डिजाइन के बारे की नक्शाकारी थी, नक्काशी बिल्कुल ऐसे करी थी। स्वतंत्रता संग्राम के अनुभाग के भगत सिंह और असली दस्तावेज देखकर मन गर्व हो गया। लोकगीत के ढोल और सार को पहली बार इतनी पास से देखा, जो ढोलक और संगी को एकदम बिल्कुल पास से देखा। अब अगला हमारा पॉइंट है कि भ्रमण के पश्चात संक्षिप्त रिपोर्ट, मतलब हमने क्या क्या देखा जब घूमने गए थे, तो उसमें जो संक्षिप्त रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के देखेंगे। चलिए हम देखते हैं रिपोर्ट। अब पहला है 10 जून 2025 को हमारे में नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के संग्रहालय का भ्रमण किया। यह यात्रा ऐतिहासिक जानकारी और सांस्कृतिक समाज के लिए से बेहद रोचक और शिक्षा था, मतलब इसमें हमें बहुत सारे शिक्षा की दृष्टि से जानकारियाँ मिली। सेकेंड है संग्रहालय में हमने भारत के विभिन्न कालखंडों की झलक देखी। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष थे। मिट्टी के बर्तन, मुहर और मूर्तियां देखकर यह समझ आया कि हजारों साल पहले भी यहाँ सभ्यता उतनी ही उन्नति थी। लोक संस्कृति अनुभाग में देश के रंग बिरंगे परंपराएं देखने को मिली। लोक मतलब गीत वाद्य यंत्र को बजाते हुए कलाकार की वीडियो भी दिखाया गया, बहुत आकर्षक था। और अगला हमारा है सबसे यादगार पल वह था जब हमने गांधी जी की असली चश्मे और दस्तावेज देखा। पूरा माहौल बहुत प्रेरणादायक हो गया, मतलब जो गए थे, मान लीजिए आप टूर पर घूमने गए हैं कहीं भी, तो ये सारा क्या बहुत ही आपको यादगार लगा कि अरे हम सच में देख रहे हैं। और ये देखिए रोचक बातें और घटनाएं। पहला पॉइंट है हमारे एक साथी ने अशोक के शिलालेख की ब्राह्मी लिपि में पढ़ने की कोशिश की, जो मजेदार था। मतलब वहां पे कुछ होता है ना कि कुछ आपके साथी ने कुछ कमेंट किया, कुछ बोला, तो पल याद रह जाती है कभी, या हमारे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती है। गार्ड ने बताया कि संग्रहालय में कुछ चीजें 2000 साल से भी पुरानी थी, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। एक मूर्ति के सामने सेल्फी लेते हुए समय एक छात्र की चश्मा गिर गया, जो बाद में मूर्ति के पीछे मिला। अब मान लीजिए कि आप ही कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके साथ कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती हैं, तो ये सब आप भी ऐड कर सकते हैं। अब अगला हमारा फिर प्रश्न है, अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए और उनके स्थानीय इतिहास एवं उनके जानना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में व्याख्यान देने के आग्रह कीजिए। अब आंसर देखिए। महत्व, स्थानीय इतिहासकार हमें हमारी जड़ों और परंपराओं और सामाजिक विकास को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली में हैं तो कुतुब मीनार, लाल किला के इतिहास स्थानीय संस्कृति और शासन व्यवस्था को दर्शाता है। यह हमें अपना पहचान और सामुदायिक गौरव को समझने में सहायक करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम पाठ के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसे देखेंगे, क्योंकि ये पाठगत प्रश्न हो गया। अभी तो हमने इतने दिन में अभ्यास करा है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और आपको समझना भी जरूरी है। चलिए अब हम पाठगत प्रश्न करते हैं। पहला है हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। तो आंसर देखिए, ऐतिहासिक काल की गणना के लिए विभिन्न कैलेंडर प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए मैं बता रही हूँ। पहला पॉइंट है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वर्तमान में विश्व भर में प्रचलित, जिसमें ईसा मसीह के जन्म वर्ष के आधार माना जाता है। मतलब उस टाइम जो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर था, ये अभी भी वर्तमान में उसे प्रचलित समझ के जन्म के आधार से ही मान करके कि अब ये साल है, अब ये साल है। CE मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब इससे होता है कि सामान्य संवत या सामान्य युग कहते हैं, कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। मान लीजिए जैसे मैंने 2 लाइनें बना दी और यहाँ 0 लिख दिया, तो इधर के जो लाइनें हो गई ये ईसा मसीह के 1 लाइनें हो गई कि जन्म से ये पूर्व हो गई, और ये वर्तमान में भी जो चल रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड भी
अब देखिए कि बीसी मतलब कॉमन एरा और बीसी मतलब हो गया कि ये बिफोर कॉमन एरा, इसको कहते हैं समान समद या समान युग, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसवी सन के बाद और पूर्व के वर्ष को दर्शाता है। मतलब जो अभी चल रहा है या जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। भारतीय पंचांग चंद्र सौर गणना पर आधारित, मतलब सूर्य और चंद्रमा पर आधारित, जिसमें तिथियां और त्योहार पर निर्धारित। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं, पर्व हैं जो मनाए जाते हैं। शताब्दी 100 वर्ष को कहते हैं और सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष को कहते हैं। जैसे बड़े कालखंडों का भी उपयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया। अब हम सेकंड प्रश्न करते हैं। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? तो इतिहास के स्रोतों को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत, जिसमें मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, उपकरण हैं, शिलालेख हैं आदि, और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। साहित्य स्रोत, वेद हो गया, महाकाव्य हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, विदेशी विवरण हो गया, और मौखिक स्रोत लोकगीत, कथाएं, परंपराएं हो गए। ये स्रोत घटनाओं और संस्कृति और जीवन शैली के बारे में हमें क्या करते हैं? जानकारियां प्रदान करते हैं। हमारा थर्ड प्रश्न, आदि मानव किस प्रकार रहते थे? आदि मानव जो थे वो शिकारी संरक्षक, मतलब वो आदि मानव जो थे जंगलों में घूमकर शिकार करते थे, जो प्राकृतिक पर निर्भर करते थे, जंगलों में घूम करके शिकार करते थे और जंगलों से ही कंदमूल फल इकट्ठा करके खाते थे, तो प्राकृतिक पर ही निर्भर रहते थे। वे छोटे समूह में गुफाओं या सेल में रहते थे, मतलब वो छोटे वहाँ गुफाओं में जंगलों में रहते थे, या ऐसे गुफाओं में सेल या पत्थरों के नीचे ऐसे अपना घर बना लेते थे। अग्नि मतलब आग का उपयोग पत्थर के उपकरण बनाने और शैल चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। हिम युग के बाद कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, जिसमें स्थायी निवास संभव हुआ। मतलब जैसे हिम युग के बाद ही कृषि और लोग पशुपालन धीरे धीरे, जैसे लोग कोई फसल उगाने लगा, या उसके बाद ही स्थायी निवासी संभव हुआ, नहीं तो लोगों को पहले पता नहीं था कि कृषि कैसे करते हैं। अगला हमारा हो गया, आपकी अपनी अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? मतलब 5 या 6 वर्ष तक की सभी स्मृतियां आपके अतीत के हिस्सा होगी। मान लीजिए कि आप अभी हो गए हैं 15 साल के या 20 साल के, या आपके अतीत में 4-5 साल के जब होंगे तो कोई ऐसे घटनाएं या कोई ऐसे खिलौने या कुछ ऐसे चीज़ें, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि पुरानी स्मृति। मेरी सबसे पुरानी स्मृति तब की है जब मैं लगभग 5 साल का था या थी। मुझे याद है कि मैं बैठक कक्ष में अपने खिलौने के साथ खेलता था और अपने परिवार के साथ मस्ती करता था। ऐसे लगता था कि यह बहुत समय की बात है, लेकिन यह मेरे अतीत का एक हिस्सा था। अब अगला हम फिर प्रश्न करेंगे। आपको क्या लगता है अतीत को अतीत को समझने में हमें वर्तमान भी को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? तो ये देखिए, E.H. कार के अनुसार, मतलब इन्होंने एक इतिहासकार हैं, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत मतलब लगातार संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के अवलोकन में ही वर्तमान समाज के पूर्णतः समझ सकते हैं। अतीत को समझने में हमें पता चलता है कि वर्तमान की संरचनाएं, समाज और संस्कृतियां कैसे विकसित हुई। इस तरह से अनवरत मतलब होता है कि लगातार जो चल रहा है। अब अगला हमारा प्रश्न हुआ 6th प्रश्न देखिए, 1900 समानता युग से लेकर के आज तक के एक समय रेखा बनाइए। इसमें अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन और अपनी जन्मतिथियों का अंकित कीजिए। साथ ही 20वीं शताब्दी जो से है आरंभ वर्ष के अंतिम वर्ष
तक भी अंकित कीजिए। तो मान लो अंतिम वर्ष 2025 चल रहा है, तो आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं, या ऐसे जैसे मैंने बनाया वैसे भी। तो उत्तर देखिए कि 19 से बोला है, 19 वर्ष। तो मैंने यहाँ 1940 में दादाजी के जन्म, 1942 में दादी जी का, 1970 में पिताजी का, 1974 में माता जी का, और 1999 में भाई का जन्म, और 2004 में बहन का, और 2025 में सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो 7वां प्रश्न है, आप अपने परिवार के अतीत से संबंध में जानकारियां कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छायाचित्र, डायरी, पहचान पत्र आदि का उपयोग किया? आप केवल अपने माता पिता और संबंधियों को पर निर्भर थे। मतलब एक ये देखिए डायग्राम जैसे बनाकर दिया हुआ है, और इसमें संबंध, नाम, व्यवसाय, जन्म स्थान और सूचना के स्रोत, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी और परनाना परनानी। तो देखिए मैं यहाँ पहले आंसर बता देती हूँ, या इसमें ऐसे उनका मान लीजिए, इसमें अपना दादाजी के नाम लिख दीजिए, इसमें अपना दादी जी के नाम लिख दीजिए, नीचे यहाँ नानी के नाम लिख दीजिए। दो दो कॉलम दिया है, तो इसमें दादाजी के, इसमें दादी के, इसमें नाना के, इसमें नानी का, इसमें परदादा परदादी और परनाना परनानी, और वो क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, इसमें भर दीजिएगा। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था वो भर दीजिए, और ये सारी जानकारियाँ आपको कहाँ से मिली है। अब चलिए मैं बताती, आंसर में देखते हैं। मेरे पिता और माता अपने माता पिता और परदादा परदादी के बारे में जानते हैं। मुझे अपने दोनों दादा दादी के बारे में विस्तृत जानकारी उनके जन्म प्रमाण पत्र, तो आप दादा दादी के उनके लिख सकते हैं कि हाँ जन्म प्रमाण पत्र से मिला है, तो आप लिख सकते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र से उनकी जानकारियाँ मिली, पत्र से मिली। मेरे माता पिता मेरे दोनों परदादा और दादी के बारे में मौखिक रूप से, तो जो परदादा परदादी हैं तो उनके लिख सकते हैं यहाँ मौखिक रूप से, कि मौखिक रूप से हमें क्या मिली, जानकारियाँ मिली। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और कि आपको जानकारियाँ किस किस तरह से मिली, और ये सारे चीज़ें आप भर लीजिए। ये जो पिक्चर मैंने लगाया आपके बुक में भी है, तो इस तरह से बना करके ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अब हम प्रश्न 8 देखते हैं। क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्के, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घर एवं भवनों में हम किस प्रकार के सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? अब आंसर देखिए, हाँ, घर के आसपास दिखने वाली ये चीज़ें परिवार के पिछले इतिहास को बताती है। पुराने सिक्के बताती है कि वह किस साल बनी है, मतलब उस पर डेट लिखा होता है, देखते हैं आप सिक्के तो उस पर डेट लिखी होती है कब बनी है, किस सामग्री से बने हैं। पुराने किताबें उस युग के ज्ञान बताती है, मतलब पुराने किताबें होती है तो हमें उस इतिहास, उस ज्ञान, संस्कृति, फैशन के बारे में बताती है। जबकि कपड़े, आभूषण और बर्तन हमें उस युग के बारे में बताते हैं कि उस काल की वास्तुकला, उस काल की सामग्री की गुणवत्ता, पुराने घरों और इमारतों, उस काल की वास्तुकला के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए बर्तनों के बारे में कि उस तरह के कैसे लोग बर्तन यूज करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। नीचे इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन सी है एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती है? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थानों में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारियां लिखिए। तो अब देखिए यहाँ कुछ जानकारियां, तो अभी हमें दिख रहा है कि सिक्का है, ये तो हमें सभी को भी दिख रहा है कि सिक्का है, तो सिक्का हमें दिख गया। ये अशोक स्तंभ है, ये भी सभी को पता है कि अशोक स्तंभ है। और एक ऐसी प्राकृतिक जैसे दीवार पे एक नक्काशी किया गया है, चित्र बनाया गया है। चलिए हम देखते हैं। यह गुप्त राजवंश के समय का सोना का सिक्का है। क्या सम्राट समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो ये देखिए सम्राट समुद्रगुप्त की बजाया गया है। अब अगला हमारा, यह हीरो स्टोन पत्थर की छवि है। क्या खूबसूरत के नक्काशीदार पत्थर एक युद्ध, एक नायक की तरह एक व्यक्ति की बहादुरी और साहस की दर्शाया गया, मतलब ये बता रहा है कि क्या इसलिए दर्शाया गया। और ये देखिए, यह अशोक साम्राज्य की विजय के स्मारक का प्रतीक है। तो क्या यह
सम्राट की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को दर्शाता है। मतलब जो यह अशोक स्तंभ है, क्या अशोक का शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को दर्शाता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो इस तरह से आप भी बना करके और लिखिएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। मैं थोड़ा इसे छोटा कर दूं ताकि आपको दिख जाएगा। ऊपर दिए गए चित्र पाठ्य पुस्तक में सेल्स के आरंभ मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस किस गतिविधियों को पहचान सकते हैं, प्रत्येक संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो आप ये देख लीजिएगा चित्र, मैं आंसर बता रही हूँ। काल का निर्माण, कुछ लोग पत्थर से आवास की दीवारों पर चित्रण कर रहे होंगे। मतलब यहाँ जो कुछ लोग चित्र बना रहे होंगे। आरंभिक मनुष्य को खुद को अभिव्यक्त करने या अपने जीवन के बारे में कहानियां बताने के लिए कल का निर्माण किया होगा। सेकंड पॉइंट है खाना पकाना, जहां वे खाना पकाते हैं वहां आग हो सकती है। खाना पकाने, गर्म रखने और जंगली जानवरों को खुद को बचाने के लिए आज जरूरी होगा। औजार बनाना, आदि मानव पत्थरों से औजार बनाते थे। वे काटने और शिकार करने के लिए पत्थरों के नुकीला बनाते थे। फोर्थ है शिकार, कुछ आरंभिक मनुष्य को भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए भाले, धनुष जैसे औजारों का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। यह उन के महत्वपूर्ण था। मतलब इसमें जो दिखाया गया है चित्र, यहाँ पे पॉइंट में मैंने लिखा है। थोड़ा और ऊपर करती हूँ, एक हमारा और लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट। इकट्ठा करना, दूसरे लोग जलीय जीव जंतु को इकट्ठा कर सकते थे। से भोजन मतलब जो प्राकृतिक जंगलों से भोजन इकट्ठा करना उन्हें दैनिक जीवन में एक बड़ा हिस्सा था। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि इसमें इतना क्वेश्चन ही था। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र अवलोकन कीजिए। यह कुछ शताब्दी के पूर्व कृषक समुदाय गतिविधियों को करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। पहला देखिए, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने रहने और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ी बनाता है। देखिए इसमें दिया गया है, तो इसमें चित्र जो दिया गया है उस चित्र के बारे में यहाँ लिखा है। कोई व्यक्ति भोजन का उपयोग करके भोजन पका रहा है, वह बड़े हो गया है या एकत्रित हो गया है। कुछ व्यक्ति पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, भेड़, कुत्ते और अन्य जानवरों को देखभाल कर रहे होंगे। लोग को संभवतः फसल काटते हों दिखाया गया है, मतलब कुछ लोग फसल काट रहे हैं। परिवार और समुदाय के सदस्य बातचीत कर रहे होंगे, एक साथ काम कर रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। मतलब कुछ लोग खेल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। मतलब इस तरह से देखो, दो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कोई खाना पका रहा है, कोई झोपड़ी बना रहा है, कुछ ऐसे फसल काट रहा है, कोई ये देखिए लंबा। तो इस तरह से जो आपके पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पॉइंट में मैंने बताया, सेम आपको ऐसे कॉपी में करना है। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द मिलेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। और बेल आइकन के दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।